हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। इसका मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे हम नेम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूलर से रिलेटेड चीज की बात की जा रही है, जिसमें ये देखें पहले सबसे पहले अगर यहाँ पे बात हो रही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर यहाँ बात हो रही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मींस, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरत होगी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली है क्या, क्योंकि ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, राइट। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज रिलेटिवली अ यंग डिसिप्लिन अमंग लाइफ साइंसेस, ठीक। लाइफ साइंसेस मतलब कि लाइफ साइंस हमारी एक ब्रॉडर स्ट्रीम है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा यंग डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारे इसी में हम अपना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से रिलेटेड सारी स्टडीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। इट इज अबाउट द, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, it is about the study of macromolecules and their mechanism in living things such as gene replication, mutation, expression। Means कि molecular basis of inheritance में, molecular basis of inheritance में basically basis of inheritance, right? Inheritance may basically the thing which we will study, that about the gene, DNA, RNA, and the process related to these macromolecules like replication. Like first one is replication. We will study about these processes in detail in this chapter. Second one is transcription. Third one is translation. Fourth one is gene expression, right? Fourth one is gene expression. Gene expression, right? So यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी, नेक्स्ट हम चलते हैं। Warren Weaver. Warren Weaver recognized quite early the importance of the physical and chemical approaches to biology and introduced the term molecular biology to uncover the minute details of certain life process। यहाँ पर अगर आपको जानने की जरूरत है तो सिर्फ इतना जानिए कि जो वॉरेन वेवर साइंटिस्ट जी थे, इन्होंने क्या किया। वॉरेन वेवर जी ने क्या किया, इन्होंने मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो टर्म दिया था, राइट। मॉलिकुलर बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय वॉरेन वेवर जी, राइट। The field of molecular biology arose from the convergence of work by geneticists, physicists, and structural chemists on the structure and function of the gene, right? मीन्स देखिए यहाँ से साफ हमें पता चल रहा है फील्ड ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। हम इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मॉलिकुलर बायोलॉजी एज द आपका नेम ही, चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमें मॉलिकुलर बायोलॉजी जाना बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द फील्ड ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एरोज फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ वर्क, मतलब ये कैसे अराइज हुई। जेनेटिस्ट, फिजिस्ट, जितने फिजिशियन, फिजिक्स, जो लोग फिजिक्स में स्टडी कर रहे थे, जो लोग जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे, एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन, जिन्होंने जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर वर्क किया, उन्हीं को, उन्हीं की वजह से जो है फील्ड ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या हुई, अराइज हुई। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। The classical period of molecular biology began कब हुआ, that is 1953 with James Watson and Francis Crick discovery of the double helical structure of DNA,
राइट बेटा? जेम्स डेवी वॉटसन बॉर्न इन शिकागो, ये सारी चीजें बहुत ही माइन्यूट, इसमें इतना आपको जानने वाली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, डीएनए, डीएनए आरएनए के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है? डीएनए आरएनए बेसिकली होता क्या है? डीएनए क्या होता है हमारा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये टाइप्स ऑफ क्या है हमारे? न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल की तरह ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में काम करता है। कौन सा? हमारा डीएनए। दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, राइट? यहाँ से आप देख सकते हैं कि डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी ओवर हेयर, राइट? यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें बेस पेयर्स पाए जाते हैं और ये जो बैकबोन है वो किसकी है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, RNA ribonucleic acid also act as genetic material in some viruses, ठीक है? RNA किसकी तरह काम करता है? RNA, ठीक है? RNA काम करता है हमारा, RNA काम करता है एज द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। क्यों काम करता है? क्योंकि वायरसेस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करते रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि हमारे वायरसेस के पास आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। आरएनए एक्ट एज मैसेंजर एंड हैज एडिशनल रोल। मतलब दूसरी चीज आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं हमारे आरएनए वो एडाप्टर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है? और स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं, एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? एडेनिन पेयर्स विद, जाहिर सी बात है थाइमिन से ही पेयर करेगा, ठीक है? आरएनए एक्ट एज, हमारे ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। डीएनए, अब डीएनए होता क्या है? डीएनए होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एज द सोन इन द फिगर, राइट? डीएनए इज हेलिकली ट्विस्टेड हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक? पहली बात क्या है कि ये डीएनटीपी से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट बात, जो डीएनए हमारा डीएनटीपी से मिलकर बना है, ठीक है? डीएनए बना किससे है? डीएनटीपीज, हेट्रो, कहीं पे नोट डाउन इसको कर लीजिएगा आप लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीएनटीपीज, ठीक है? नेक्स्ट, लार्जेस्ट बायो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल होता है। डीएनए रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें जो डीएनए है वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी की तरह काम कर रहा है। The length of DNA is usually defined in terms of number of nucleotides. अब अगर हमें किसी डीएनए का लेंथ निकालना हो तो लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे पता लगा सकते हैं? लेंथ ऑफ डीएनए हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, और न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और
बेस पेयर्स, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके बेस पेयर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, जो लेंथ ऑफ डीएनए होती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में बताई जाती है, और या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और बेस पेयर्स में बताई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस दिए गए हैं, लाइक बैक्टीरियोफेज नोन एज पाई इंटू 174, इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टोटल, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। एंड द सेकंड वन इज बैक्टीरियोफाज लैम्डा, जिसके पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, Escherichia coli के पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए के पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात होती है कि न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलकर बने होते हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। So nucleotides are complex biomolecules formed by the condensation of one pentose sugar, one cyclic nitrogenous base and one phosphoric acid. That is very important. इसके बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है हमारी, न्यूक्लियोटाइड्स are basic unit, are basic unit of न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इतनी बात क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एटीपी जीटीपी फंक्शन एज एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ द सेल। दूसरा ये क्या काम करते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ द सेल की तरह भी काम करते हैं। जैसा कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और जब वो एनर्जी देता है तो वो एटीपी के फॉर्म में देता है। ये आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन एज information transfer system of the cell. Why we are calling it like this? Because न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, हमारे बेसिक यूनिट हैं। किसके बेसिक यूनिट हैं, ये डीएनए के बेटा, ठीक है। तो जब ये बेसिक यूनिट डीएनए के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, pentose sugar present in nucleotides are of two types, ribose and deoxyribose, right। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिऑक्स, और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, then you have to remember these formulas, right। next, both the pentose sugar occur in the pentagon form or the furanous form। मतलब ये जो पेंटोस सुगर होती है या तो ये पेंटागन फॉर्म में होती है या तो ये फ्यूरेनस फॉर्म में होते हैं, जो कि 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इन द रिंग रखती है, और द 5th कार्बन लाइज आउटसाइड द रिंग, 5th कार्बन लाइज आउटसाइड द रिंग, राइट। In deoxyribose sugar, the hydroxyl group are found only one। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को जब पता रहेगा तो इससे चीजें क्या होती है, इससे चीजें ये होती है कि जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। और उसके बाद भी अगर आपको ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स रिमेम्बर रहेंगे, फिर आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर रिमेम्बर होगा तो आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर क्या होती है, सारी चीजें हमारे हर सब्जेक्ट में सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। अगर हमारा बेस मजबूत है तो हमारी जो पिलर है वो जाहिर सी बातें अच्छी होगी, ठीक है। सो इन डीऑक्सी राइबोस सुगर क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल सुगर है वो आप देख सकते हैं आर फाउंड ओनली ऑन कार्बन एटम 1 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। मतलब कि हाइड्रोक्सिल वाला 1 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है। In deoxyribose sugar 2 prime carbon atom is replaced by hydrogen, ठीक है।
डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, जो 2 प्राइम कार्बन एटम होती है वो किसके द्वारा रिप्लेस होती है, हाइड्रोजन के लिए। जबकि अब क्या हुआ, राइबोस शुगर में क्या होता है कि देखिए वहां पे 1 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा था, जबकि यहाँ पर राइबोस शुगर में बेटा जी यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फाउंड ऑन 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ओके, ठीक है बेटा। नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं हमारे, दे आर नाइट्रोजन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा जी, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। 2 टाइप्स से होते हैं, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। दे आर 9 मेंबर्ड डाइसाइक्लिक। ये चीज याद रखने वाली है कि प्यूरिन हमारा डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होता है, where the 2 rings are joined at 4th and 5th position। इसमें मेन याद रखेंगे आप लोग कि प्यूरिन हमारा डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजन occurs at 1 3 7 9 position, right। प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और pyrimidines जो होते हैं वो TCU, मतलब आप कट से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, बोथ ऑफ देम अकर इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए में भी पाए जाते हैं बेटा जी, और आरएनए में भी पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन फाउंड इन बोथ द डीएनए एंड आरएनए, और ये देखिए ये भी याद रखिएगा कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine, राइट। दे आर 6 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस होता है, ओके बेटा जी। नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हम अक्सर आगे जब डीएनए पढ़ने लगते हैं, रेप्लिकेशन पढ़ने लगते हैं, तो जब वहां पे बेस पेयरिंग की बात होती है तो हम भूलते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, याद हमेशा ये याद रखिएगा, वैसे तो आपको डायरेक्टली याद नहीं रहेगा, तो आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। आई एम गिविंग यू द ट्रिक दैट यू कैन रिमेंबर इट एज अ कट, राइट। साइटोसिन, थाइमिन एंड द यूरेसिल, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या है, पिरामिडिन बेसेस है, ओके बेटा जी, डन। साइटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि साइटोसिन, तो याद रखिएगा कि साइटोसिन भी डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है। थायमिन ओनली इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि थायमिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में केवल पाया जाता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि आरएनए में नहीं पाया जाता है, इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल अगर इन ओनली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कहीं नोट डाउन, यूरेसिल इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एंड 5 मिथाइल यूरेसिल इज अनदर नेम फॉर थायमिन। मे बी ये पूछ ले तो इसको याद रखिएगा, 5 मिथाइल यूरेसिल हम किसको बोलते हैं बेटा जी, हम बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल थायमिन को, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है ये, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, देखिए मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियो बेसिस पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे हमारे जो है बेसिस है, अंदर की तरफ
अंदर की तरफ ये सारे बेस है, यहाँ पे ए है तो टी होगा, जी है तो सी होगा, इस तरीके से होगा ए टी जी सी। और यहाँ पे ये मान लीजिए आरएनए का है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ए जो है हमारा ए है तो यू होगा, जी है तो सी होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियो बेसिस हो गए। और ये जो पूरी आपको ग्रे कलर की दिख रही है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल बैकबोन। तो ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा, ये होती है हमारी पेंटोज और सॉरी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। बस यही बात इस फिगर में आपको याद रखनी है कि अंदर जो है हमारे बेसेस होते हैं, एंड दिस ग्रे वन शोज द स्ट्रक्चरल बैकबोन, एंड दिस इज मेड अप ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड द फॉस्फेट, ठीक है। ये हेलिक्स किसका है, शुगर एंड फॉस्फेट का। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ all the nitrogenous bases found in the RNA, and this is the structure of the all the nitrogenous base in the DNA. I think you all are getting my point very clearly. Phosphoric acid का स्ट्रक्चर भी देखिए, देखिए स्ट्रक्चर्स अगर आपको थोड़े बहुत भी याद रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि आपको जब डीएनए का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके दिमाग में एक इमेज रहेगी, और जब इमेज रहेगी ना तो वो replication and transcription that will become more and more easy, right? So phosphoric acid बेटा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर PO4 3- से डिनोट कर सकते हैं। प्रोवाइड्स अ फाइनल कोवलेंट बॉन्ड दैट कनेक्ट्स सुगर्स इन द सीरीज, राइट। द बैकबोन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, देखिए मैंने बताया भी था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। मतलब यू हैव टू नोट डाउन बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar. That's it. Next. ये देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन ये आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन फॉस्फोरिक एसिड देयर आर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स and 1 oxygen attached to the central phosphorus. Okay बेटा जी। Association of phosphoric acid in nucleotides also provide the, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है बेटा, इसको कहीं पे अपनी कॉपी में थोड़ा सा रेड पेन या फिर अच्छे पेन से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा क्या कहते हैं कैरेक्टर है, ये हर जगह काम आएगा। कि हमारा डीएनए जो होता है उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। You have to remember this point every time in your mind. Okay. Next. न्यूक्लियोसाइड्स, देखिए मैंने बताया था, मैं आगे की क्लासेस जब भी होंगी तो आप लोग से ये चीज, ये डेफिनेशन डिफरेंस हमेशा पूछूंगी, क्योंकि आप कहीं पे भी आगे जाओगे तो आपको ये सारे डिफरेंसेस बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत ही ज्यादा बेसिक्स हैं ये आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के, राइट। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, सिर्फ पेंटोज शुगर होती है इसमें, और नाइट्रोजनस बेस होता है, एंड माइनस फॉस्फेट जो कि हमारा उसमें पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये याद रखिएगा कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है। पहली चीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में जो बॉन्ड होता है बेटा जी, वो होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे आप 3 बॉन्ड्स मेनली पढ़ोगे, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड एक जो है आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ोगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन द बेस पेयर्स, राइट। मींस कि ए अगर टी से अटैच है तो वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। मतलब ए और टी हमारा डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन का, और जी और सी के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। और जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एवरी टाइम इन योर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए in purine nucleosides glycosidic bond is established between first and carbon atom of pentose sugar। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नाइट्रोजनस बेस हमारा प्यूरिन है,
ठीक है। अगर नाइट्रोजनस बेस क्या है हमारा, प्यूरिन है, ठीक है। तो सुगर और फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को मैंने क्या बताया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन नंबर वन ये किसका है हमारा, ये है हमारा पेंटोज सुगर का, ठीक है। पेंटोज सुगर का कार्बन नंबर वन, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर वन। और प्यूरिन का कार नाइट्रोजन 9, मतलब पेंटोज शुगर प्यूरिन जब बॉन्ड बनाते हैं तो पेंटोज शुगर का कार्बन वन होगा, ठीक है। और प्यूरिन का नाइट्रोजन 9 होगा। ये बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और किसके किसके बीच में, कार्बन वन और प्यूरिन है तो नाइट्रोजन 9। ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इतनी सी बात ये लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, ये शुगर है हमारा और ये इसका जो है हमारा कार्बन नंबर वन है और ये देखिए इसका नाइट्रोजन 9 है। ये देखिए ये वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्लियर। ये देखिए इसी तरीके से ग्वानिन में है, ग्वानिन में क्या है हमारा, वन है और यहाँ पे जो है हमारा, मतलब ये पेंटोज शुगर है जिसका कार्बन नंबर वन है ग्वानोसिन में, और ये ग्वानिन हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस है तो इसका नाइट्रोजन नंबर 9 होगा। तो बस आपको याद क्या रखना है कि एडेनिन और ग्वानिन, क्योंकि प्यूरिन कौन कौन से हैं, एडेनिन है और ग्वानिन है, ठीक है। तो और ये क्या है हमारी, ये पेंटोज शुगर है, दिख रहा है आपको, पेंटोज शुगर है, ध्यान से देखिएगा। इसका कार्बन नंबर वन और प्यूरिन यानी या तो एडेनिन या तो ग्वानिन से जब पेंटोज शुगर जुड़ती है तो ये इसके नाइट्रोजन नंबर 9 से जुड़ती है। इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि प्यूरिन डबल रिंग होता है तो उसमें नाइट्रोजन नंबर 9 से हमारी पेंटोज शुगर जुड़ती है। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, प्यूरिन की बात हो गई, अब पिरिमिडिन की बात आती है। पिरिमिडिन में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन नंबर, वहां पे भी फर्स्ट पेंटोज शुगर का कार्बन एटम था और यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रोजन एटम है। इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं बेटा, याद रख सकते हैं बेटा जी कि जो पिरिमिडीन है, ठीक है, उसमें क्या होती है, जो रिंग्स होती हैं, पिरिमिडीन की जो रिंग होती है वो सिंगल रिंग होती है। अगर सिंगल रिंग होती है तो उसका जो फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन एटम होता है उससे हमारा कार्बन का, पेंटोज शुगर का फर्स्ट वाला कार्बन जो होता है फर्स्ट नाइट्रोजन से बाइंड करता है। सिर्फ इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पिरिमिडीन नाइट्रोजन नंबर वन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किससे जुड़ा है, पेंटोज शुगर से कहां पर जुड़ा है, कार्बन नंबर वन। That's it. The only thing written in this line, right? Depending upon the pentose sugar involved, nucleosides are of two types. बहुत सीधी सी बात है भाई। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में कि पेंटोज शुगर जो है, जो हमारी इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियोसाइड्स में, उसके बेसिस पे न्यूक्लियोसाइड्स टू टाइप्स के होते हैं। एक राइबो न्यूक्लियोसाइड होता है, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड होता है। क्लियर है, क्योंकि भाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड हमारा डीएनए में पाया जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड हमारा आरएनए में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइटिडिन एंड यूरिडिन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है हमारा, साइटोसिन, बताया था बेटा मैंने आपको, ये होता है हमारा पिरिमिडिन, ठीक है। ये क्या है हमारा, यूरेसिल, ये भी क्या होता है हमारा, यूरेसिल। ये दोनों क्या है हमारे, पिरिमिडीन है, ठीक है। नाइट्रोजन नंबर वन, कार्बन नंबर वन, दैट्स इट। बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक। मैं यहाँ पे शॉर्ट्स में भी कहीं कहीं पे लिखूंगी, लेकिन आपको देखिए मैंने बहुत बार बता दिया, आगे भी बताया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इनके बीच में। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉस्फेट शुगर
के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारा बेस और शुगर के बीच में होता है वो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। Uracil forms nucleoside with only ribose sugar while thymine forms nucleoside with only deoxyribose sugar। मतलब क्या कह रहा है भाई, यूरेसिल हमारा सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोसाइड सिर्फ हमारा राइबोस सुगर के साथ बनाएगा। थाइमिन हमारा डीएनए में पाया जाता है, तो ये जो है हमारा डीऑक्सीराइबोस सुगर के साथ जो है बाइंड होगा, बाइंड होकर राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रोड्यूस न्यूक्लियोसाइड विद। अब एडेनिन जो होता है, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों, ये दोनों में पाए जाते हैं, ये डीएनए में भी पाए जाते हैं, आरएनए में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड राइबोस सुगर से भी बनाएंगे और डीऑक्सीराइबोस सुगर से भी बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए यहाँ पे नीचे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मैंने बताया आप लोगों को कि फॉस्फेट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेसेस होंगे और जो है हमारा सुगर होगा। तो नाइट्रोजनस बेसेस लाइक एडिनोसिन, एडिनिन हो गया। और ये देखिए डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड्स के नाम और आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड्स के नाम, उसी के बेसिस पे इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, और ये देखिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है। देखिए लिखा भी है डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, ये सारे हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। और जबकि एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन, भाई नाम से ही आप देखिए ना, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस सुगर होगा, तो उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड्स के नाम डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, न डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। जबकि आरएनए में राइबोस सुगर पाई जाती है तो डीऑक्सी हट गया और एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन एंड यूरिडिन हो गया। क्लियर है। टोटल डीएनए इन अ सिंगल सेल, जब किसी सिंगल सेल का जो टोटल डीएनए हम काउंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम। जीन जैसे पता चलता है कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द जीनोम, लेकिन जीनोम मतलब किसी सेल में पाया जाने वाला टोटल डीएनए, दैट इज जीनोम, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कंप्लीट सेट ऑफ द डीएनए विद इन सिंगल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम, हाँ तो भाई जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, जीनोम, जहाँ पे जीनोम की स्टडी हो रही होगी बेटा वहां पे उसको कहेंगे हम जीनोमिक्स। अगर किसी प्रोटीन की स्टडी हो रही हो तो उसको, उस स्टडी को हम कहेंगे प्रोटियोमिक्स। यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये जनरल टर्म्स है, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट यू हैव टू नो अबाउट दिस, कि अगर जीनोम की स्टडी है, जीनोम स्टडी, दैट इज जीनोमिक्स, राइट बेटा जी। एंड अगर प्रोटीन की स्टडी है बेटा, बेटा तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटियोमिक्स। ये क्या है, स्टडी ऑफ, दिस इज द स्टडी ऑफ genes and proteins, we can do denote it, study of genome एंड प्रोटियोम। अगर फुल प्रोटीन्स की स्टडी करें तो उसको, उस जैसे फुल टोटल डीएनए है किसी सिंगल सेल का तो उसको हमने जीनोम कह दिया। अगर किसी सेल में टोटल पाया जाने वाला प्रोटीन है तो उसको हम प्रोटियोम कह देंगे। मैंने कहा ना बायोलॉजी में या फिर कहीं पे भी आधे टर्म्स, यही टर्म्स बार बार रिपीट होते हैं, बस क्या होती है हर जगह इंटरलिंकिंग होती है। जब वो करना आप सीख जाओगे ना तो सब्जेक्ट्स आराम से, कोई भी सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा। और दूसरी बात आपको इंटरेस्ट जगाना है अपना, बस। methods applied to analyze the structure and the function of genome, सेम चीज, वही चीज कह रहा है। ये देखिए ये बताया बनाया और बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया गया है कि इसमें देखिए
हाँ, हम लोग भाई देखो डीएनए से ही पूरा बॉडी है हमारी, हर सेल में डीएनए पाया जा रहा है, हर सेल में डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए में बेसिस पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से दिखा दिया गया कि भाई इन्हीं सीक्वेंसेस को काउंट करके हम फुल डीएनए की लेंथ बताते हैं। तो देखिए कितना सुंदर डायग्राम, जिससे सारी चीजें यहीं की यहीं समझ में आ जा रही हैं। ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। इसका गोल था डिटरमाइन करना सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग ऑल द जीन्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट। इस डेफिनेशन को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्रोमोसोम इज द चेन ऑफ डीएनए रैप्ड इन अ प्रोटीनेशियस पेलिकल। ये आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि जो है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है हमारा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में। डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। कैसे? क्योंकि डीएनए होता है, स्टोन प्रोटीन्स होती हैं, वो मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। आगे जब हम डिटेल में डीएनए को पढ़ेंगे तो हम अभी बताएंगे आपको। न्यूक्लियोसोम के पास जो है हमारे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स, ये याद रखिएगा, जब मैं आगे बढ़ाऊंगी तो आपसे पूछूंगी। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टोन प्रोटीन होती हैं जो कि रैप्ड होती है अराउंड द डीएनए बेटा। ठीक है, द डेंस मास ऑफ लूप्स एंड कॉइल्स इनसाइड द न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट द क्रोमैटिन। मतलब कि डीएनए और प्रोटीन के मास को, लूप को, कॉइल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस में जो पाया जाता है क्रोमैटिन। दैट्स इट। Chromatin occurs in two forms, very important, heterochromatin and the light euchromatin. देखिए बेटा होता क्या है, डीएनए जो है होता है हमारा, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जा रहा है पूरा। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, पूरा बहुत बड़ा जीन है जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। अब हर जीन का एक साथ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, तो जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा होता है वो हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, वो जो है हमारे हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि जिनका जीन ट्रांसक्राइब हो रहा होता है उसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, ये लूजली पैक्ड डीएनए होते हैं और ये टाइटली पैक्ड डीएनए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोड फॉर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड function of the body, regulate expression of genes, code for non-functional. The entire DNA in a nucleus does not code for making protein. मतलब ये कह रहा है कि जो पूरा का पूरा डीएनए होता है, जरूरी नहीं कि वो पूरा का पार्ट जो है क्या बना रहा हो, प्रोटीन बना रहा हो। ठीक है, हमारे डीएनए में, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि जब हमारा जो है डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें क्या होता है, जो है एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन इंट्रॉन नॉन फंक्शनल जीन्स होते हैं और एक्सॉन फंक्शनल जीन्स होते हैं। वो चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Some DNA codes for a specific protein which control the structure and functioning of the body. Some DNA is involved in regulating the expression of the genes. मतलब क्या है कि कुछ डीएनए कोड करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए, जबकि कुछ क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन। और जो नॉन फंक्शनल होते हैं उन्हें हम जंक डीएनए कहते हैं। जीनोम देखिए मैंने बताया था, होल हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, भाई जाहिर सी बात है डीएनए में हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है, तो जीनोम तो पूरा जो है हमारा सेल में पाया जाने वाला मतलब होल डीएनए इन द सेल बोला जाता है जीनोम। ठीक है, इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट, very important definitions that you can write down is that like genome, you can write down like that genome, organisms complete set of deoxyribonucleic acid DNA molecules। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डीएनए इज केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। वही सेम चीज जो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट
genetic makeup of an organism or an individual lies in DNA sequence, सेम चीज वही सेम चीज। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। पहली चीज अभी आपको यहाँ से याद आया कि जो है यहाँ इसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है बेटा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो। देखो देखिए मैं यही कहती हूँ कि आपको कोरिलेट करनी है चीजें कोरिलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिसर्जी ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। सीक्वेंस कहीं नोट डाउन करते जाइएगा। डीएनए एसिडिक इन सब्सटेंस होता है, इसको फ्रेडरिक मिसर्जी ने कहा। उन्होंने इसको नाम क्या दिया, उन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लिन, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive. मतलब क्या है कि टेक्निकल लिमिटेशंस, आइसोलेशन में लिमिटेशन, मतलब जो डीएनए का आइसोलेशन था उस टाइम इतना उसको आइसोलेट करना इतना इजी नहीं था, उसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को नहीं बता पाए सही से कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि डीएनए एसिडिक इन सब्सटेंस है, उसको न्यूक्लियन नेम भी दे दिया फ्रेडरिक मिसर्जी ने, लेकिन ये चीज अभी तक रिवील नहीं हुई कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा है। अब 1953 में वाटसन एंड क्रिक जी, जिनको हम सभी जानते हैं, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये चीज ऐसे ऐसे पूछी जा सकती है, दैट एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा बेटा, ठीक है, प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया था वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। मतलब कि इनके एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा जो मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन जी ने दिया था, उसके बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक जी ने क्या बताया कि डीएनए जो है हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। रोजालैंड फ्रैंकलिन स्टूडेंट थी मॉरिस विल्किंस जी की, और इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन पिक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन डीएनए ली थी। इस तरीके से ये देख लीजिए, ठीक है। One of the hallmark of the Watson and Crick proposition was base pairing between the, देखिए सबसे ज्यादा Watson Crick फेमस क्यों है भाई, बेस पेयरिंग से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसलिए वाटसन क्रिक जी इतने ज्यादा फेमस हो गए। However, this proposition was also based on the observation, ये प्रपोजिशन जो दिया गया कि ये दो मतलब टू स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, ये अरविंद चारगाव जी साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या कहा, फॉर अ डबल स्ट्रैंड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड द बिटवीन द ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। मतलब कि जो रेशियो होता है एडेनिन और थाइमिन का और जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके बीच का जो रेशियो है वो इक्वल और कांस्टेंट होना चाहिए। इसी के बेसिस पर वाटसन एंड क्रिक जी ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिया बेटा। ये भी नोट डाउन, क्या ये याद रखिएगा, अलोंग विद विल्किंस वाटसन एंड क्रिक, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला इन 1962। ये इतना आपके लिए नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए नोबेल प्राइज किसको मिला था, फॉर जनरल नॉलेज। द बेस पेयरिंग confers a unique property to the polynucleotide chain बेटा, ठीक है। बेस पेयरिंग मतलब ए से टी की बेस पेयरिंग, जी से सी की बेस पेयरिंग confers a unique property। इसी की वजह से भाई देखिए आगेगा, replication, transcription, everything depend on this unique characteristics of base pairing to the polynucleotide chain। polynucleotide chains मतलब either डीएनए की चेन और जो है हमारी, हाँ डीएनए की चेन, बेस पेयरिंग एक यूनिक प्रॉपर्टी देती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए। द चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए ये वर्ड आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन हर जगह सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से कि दोनों चेन्स जो होती हैं डीएनए की दोनों चेन्स क्या होती है बेटा, वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से आके तुरंत बाइंड कर जाएंगी। एक के पास ए है तो वो टी से ही बाइंड करेगा, एक के पास जी है तो वो दूसरे वाले चेन पे सी से ही बाइंड करेगा। देयरफॉर
If the sequence of the DNA bases in one strand is known, then the sequence मतलब कि अगर एक चेन का हमें सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे वाले चेन का सीक्वेंस प्रिडिक्ट मतलब बता सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट कैन टेल सीक्वेंस of other strand. Clear है बेटा? Next. Also, if each strand from a DNA act as a template for synthesis of a new strand, the double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecules. मतलब यहाँ पे ये कह रहा है अगर जो each strand of the DNA act as a template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. मतलब कि यहाँ पे जब हम आगे रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इससे ही क्या बनता है हमारा जो आगे के न्यूली फॉर्म, जब ये इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे इसी से आइडेंटिकल चेन बनेंगे। मतलब कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, इसको मैंने ओपन किया है, इस तरीके से बता दिया है, ठीक है, वरना समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया और ये वाला हमारा न्यूली स्ट्रैंड हो गया, न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड हो गया, न्यू स्ट्रैंड हो गया, ये दोनों हमारे न्यू स्ट्रैंड हो गए। तो ये कह रहा है द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दस प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होंगे नए वाले वो आइडेंटिकल होंगे किससे, हमारे पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से। तो बस यहाँ पे सिंपल चीज ये कही जा रही है कि ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल से। Because of this, genetic implication of the structure of DNA became very clear. इसकी वजह से structure of DNA बहुत ही ज्यादा clear हो गया। That's it. Structure of DNA. The double helix is right-handed. ये चीज आपको याद रखना है कि वैसे तो ये BZ तीनों फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है ना बेटा, वो क्या है कि जो हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स डीएनए है, वो राइट हैंडेड होता है। यू हैव टू रिमेम्बर, क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं इस पे, राइट हैंडेड होता है और हमेशा बी फॉर्म में होता है। राइट डाउन। DNA is formed of millions of deoxyribonucleotides, that तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। The salient feature of DNA double helix structure of DNA are as follows. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का मिलकर बना होता है, यहाँ से नोट डाउन करिएगा। बैकबोन हमेशा सुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में ऐसे लिखेगा बैकबोन, सेकेंड वाला ऐसे लिखेगा, थर्ड वाला एंटी पैरेलल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिस मीन्स दैट इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी, यहाँ से इसका 4th पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट तो आपको रट लेने हैं, हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन समझना है तो ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बताया था मैंने आप लोगों को, आगे ही बताया था, ठीक है। जो बेसिस होते हैं, बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है। प्यूरिन हमेशा अपोजिट टू पिरिमिडिन आता है। मतलब सिंपल भाषा में ये लिखा है, AT ऐसे होता है, GC ऐसे जुड़ता है और प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अपोजिट आता है। ऐसे ही हमारे हमेशा बॉन्डिंग चलती रहती है। This generates approximately uniform distance. Very important. क्या जनरेट करता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 strands of the DNA helix. 2 chains are coiled in the right-handed fashion. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट डाउन करिएगा। पिच ऑफ द हेलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 3.4 नैनोमीटर होती है और रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको ऐसे नोट डाउन करते जाइएगा। पिच ऑफ द हेलिक्स पता होनी चाहिए। टू चेन्स आर coiled in a right handed, ये पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्टेंस बी से स्ट्रॉन्ग की बनाता है टू स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स के बीच में, ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको हर टाइम पता होनी चाहिए डीएनए के बारे में। डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव बेस पेयर्स कितनी होती है? 0.34। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। The plane of one base pair stacks over the other in DNA in double helix. This, in addition to H bond, confers stability of the helix structure. मतलब क्या कह रहा है कि ये जो बेस पेयर से एक दूसरे के ऊपर पाते जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्टैक्स बन जाता है, घेरा या ढेर कह सकते हैं, ढेर बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर स्टैकिंग हो गई तो क्या होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आज का लेक्चर बेटा यहीं पे रुकते हैं, और आगे का नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा हमारा। तो आज हमने पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया कि बेसिकली मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो उसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होती है, मॉलिकुलर बायोलॉजी कैसे लाइफ साइंस में इंट्रोड्यूस हुई। फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से हमारे क्या कहते हैं मतलब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा, पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ा, फॉस्फेट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर हमने डीएनए के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए कंटिन्यू करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।